हेलो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने डिस्कस किया था क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका विलियन है सॉल्यूशंस। तो इसका सामान्य परिचय अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज इस लेक्चर्स में अपन पढ़ने वाले हैं विलियन का वर्गीकरण। अब विलियन के वर्गीकरण को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा जो पहले वाला लेक्चर था अपना लेक्चर नंबर 1 उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं थोड़ा फास्टली, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से भी देखना स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें भी कुछ टॉपिक्स समझ में आ सके। तो फर्स्टली बात करते हैं अपन विलियन। तो विलियन का देखो सिंपली अपन बात कर लें तो विलियन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण। विलियन के बारे में शॉर्ट में अपन बात करें तो विलियन क्या होता है, एक समांगी मिश्रण। अब मिश्रण के बारे में भी आप जानते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों को अपन मिक्स करें और मिक्स करने के बाद में जो अपन को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। अब इसमें शब्द लगा हुआ है समांगी, तो ध्यान रखना जैसे आपको इसके शब्द से ही इंडिकेट हो रहा होगा समान अंग। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन एवं उसके गुणधर्म क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। अब विलियन की बात कर लें, विलियन क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, आपका विलियन कहलाता है। जैसे अपन बात करें, उदाहरण में बात कर ले तो इसमें अपन देख सकते हैं जो आपका नमक प्लस जल का मिश्रण NaCl प्लस जल, इसका अपन मिश्रण बनाए, दोनों को घोलें तो क्या बनता है, आपका एक समांगी मिश्रण बनता है। और ये किसका उदाहरण है, आपके एक विलियन का उदाहरण है, ठीक है, समांगी मिश्रण। जैसे अपन एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में पानी भर लें और पानी भर के इसमें अपन नमक ऐड कर दें, क्या मिला दें, नमक, NaCl मिला दें। इसको मिक्स करने के बाद में, अच्छे से मिक्स करने के बाद में जो ये बन रहा है आपका मिश्रण, ये क्या है, आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है। और इसी को अपन क्या बोल देंगे, विलियन बोल देंगे। इतना सा आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब ये जो अपन ने घोल बना दिया या विलियन बना दिया है, इसमें चाहे इस वाले पोर्शन से आप थोड़ा सा पानी लो या विलियन लो जो बना है अपना, उसमें आपको इसका रासायनिक संगठन, मतलब इसमें नमक के पार्टिकल्स और पानी के पार्टिकल्स सेम मिलेंगे, चाहे आप यहाँ से लो। दिखने में भी आपको इसके रंग वगैरह है सब क्या दिखेंगे, सिमिलर दिखेंगे किसी टाइप के। तो अब आपको पता चल गया होगा समांगी मिश्रण। सेकंड पॉइंट अपन ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपका विलियन होता है, विलियन के मुख्य अवयव अपन ने बात किए थे, दो होते हैं। विलियन के मुख्य अवयव कितने होते हैं, और वो भी क्या है, एक आपका विलेय है और दूसरा क्या है, विलायक है। ये अपन ने पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर लिया है ना, विलेय और विलायक। अब बात कर लें विलेय क्या होता है, तो इसके बारे में आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जो आपका क्या होता है, घुलता है, ठीक है। और ये विलायक क्या होता है, जिसमें घुलता है, ठीक है। घुलने वाली स्पीशीज क्या है, विलेय, और जिसमें घुलता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक। इतना सा सिंपल, आप छोटी क्लासेस में इन चीज़ों को ध्यान रखते हो। पर इसके बाद में आप लिख सकते हो कि विलियन में उपस्थित वह अवयव जो किसमें हो, अल्प मात्रा में, क्या हो, अल्प मात्रा में, उसे क्या बोलोगे आप, विलेय बोलोगे। और जो अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में, उसे क्या बोलोगे, अधिक मात्रा। अगर अधिक मात्रा में है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, विलायक बोलते हैं। ये बेसिस किस पे है, ये मात्रा के आधार पे, ठीक है ना। आपसे नॉर्मली यही पूछेगा, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पे अगर आपसे परिभाषित करवा ले विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, विलियन का वह अवयव जो अल्प मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय बोलते हैं, और विलियन का वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। अब कंडीशंस ये मान लो कि मैं ये सॉल्यूशंस बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं, इसमें मैं ये मान लूँ कि इसको तो मैं ले लूँ यहाँ पे, इसकी सिंपली बात करें, इसको मैं ले लूँ यहाँ पे 90 ग्राम, या चलो ऐसे कर लो, इसको ले लेते हैं अपन 60 ग्राम, ठीक है। नमक को या जो भी अपन यहाँ पे ऐसा ना मान के, चलो ऐसा मान लेते हैं कि ये आपके दो कंपोजिशंस हैं, जैसे A है और यहाँ पे B है, इन दोनों को मिक्स करके मैं क्या बना रहा हूँ, विलियन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ, विलियन। ये विलियन बन चुका है, ये मान लो। तो ये आपका A अवयव है, ये सॉलिड है सपोज किया है ऊपर ने, और ये लिक्विड है, और बनने वाला विलियन क्या है, आपका लिक्विड अवस्था में है। तो इसकी भौतिक अवस्था बात करें अपन, भौतिक अवस्था, ये आपसे कोई पूछे तो भौतिक अवस्था क्या है, इसकी द्रव है। जो आपका इन दोनों को मिलाने पर जो विलियन बन रहा है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो ध्यान रखना है, आपसे कोई पूछ ले विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पे, विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पे विलेय और विलायक को परिभाषित करवा ले, तो क्या बोलोगे, ध्यान देना है। देखो यहाँ पे मात्रा कोई बेसिस नहीं होता है डिफाइन करने का, सिंपल सा ध्यान रखना है, विलियन की भौतिक अवस्था आप चेक करो, उसकी भौतिक अवस्था के सिमिलर भौतिक अवस्था वाला अवयव, जैसे ये लिक्विड है तो इसमें चेक करो लिक्विड वाला ही क्या होगा, आपका विलायक। तो ध्यान रखना है, बी क्या है यहाँ पे आपका विलायक, और ए क्या हो जाएगा आपका विलेय। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे मात्रा समान हो या फिर ना हो।
ऐसा भी हो सकता है कि ये अपन मान लें यहाँ पे ए जो सॉलिड में है इसको अपन ले लें 90 ग्राम, तो इसको अपन 10 ग्राम भी ले लें, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका बी ही क्या रहेगा, विलायक। पर मात्रा के आधार पे अपन देखें तो ये विलय में जाना चाहिए और ये विलायक में जाना चाहिए। पर ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है जो विलयन की अवस्था होगी उसके सिमिलर अवस्था वाला अवयव क्या कहलाएगा आपका, विलायक। बस इतना सा ध्यान रखना है, ज़्यादा इसको डिटेल्स में अपन नहीं जाएंगे, इससे पहले वाले लेक्चर्स पे अपन ने डिस्कस कर लिया था। कुछ बातें अपन ने और जानी थी की पॉइंट्स में वहाँ पे, वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या था कि विलयन की प्रावस्था, सिंपल सा लिखा था अपन ने, विलयन की प्रावस्था। विलयन की प्रावस्था या अवस्था क्या होती है, एक होती है। सदैव मान क्या होता है उसका, एक होता है। और ऐसे ही अपन ने वहाँ पढ़ा था एक द्विअंगी विलयन और एक त्रिअंगी विलयन। मतलब द्विअंगी विलयन में अपन ने पढ़ा था द्विअंगी विलयन मतलब बाइनरी सॉल्यूशंस। इसमें क्या था आपका द्विअंगी विलयन, मतलब ऐसा विलयन जिसमें एक तो क्या हो, विलय हो और विलायक हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं द्विअंगी विलयन। जैसे नमक और पानी, ठीक है, तो अवयव हो गए उसके। ऐसे ही अपन ने पढ़ा था त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। इसमें ध्यान रखना है दो तो विलय और एक आपका क्या होगा, विलायक। इसमें भी अपन ने की पॉइंट लिखा था कि विलयन में विलायक सदैव क्या होता है, एक होता है। ये ध्यान रखना है, विलय ज़्यादा हो सकते हैं पर विलायक सदैव क्या रहेगा, एक ही रहेगा। त्रिअंगी मतलब जिसमें तीन अवयव, जैसे दो विलय हो जाए और एक आपका विलायक हो जाए। जैसे पानी में अपन नमक और चीनी दोनों को घोल दे तो त्रिअंगी विलयन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इतना अपन ने डिस्कस किया था। अब अपन चलने वाले हैं अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी जो टॉपिक है वो देखो, विलयन का वर्गीकरण, इसको पढ़ना है ध्यान से। विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, ये टॉपिक अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो विलयन को कितने भागों में बांटा गया है। उसको विभाजित करने से पहले इसको मेनली तीन आधार पे अपन वर्गीकृत करेंगे। कितने आधार पे, तीन आधार पे अपन इसको वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। फर्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अब देख विलय आप जानते हो, तो अपन फर्स्ट वर्गीकरण ये है विलय की मात्रा के आधार पे, विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर। सिंपल सा ध्यान रखना है कि विलय की मात्रा देखनी है, उस आधार पे वर्गीकरण करना है। तो देखो इसमें फर्स्ट अपन लेंगे, इसके आधार पे अपन को पढ़ना है एक तनु विलयन, सांद्र विलयन, ठीक है। तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं तनु एवं सांद्र विलयन। ये शब्दावली आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, तनु एवं सांद्र विलयन, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन तनु एवं सांद्र विलयन। तो बात करते हैं अपन, देखो विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं और किसके आधार पे, विलय की मात्रा के आधार पे। दो शब्द हैं, एक तनु है और एक सांद्र है। सांद्र का बेसिकली आपके माइंड में इंडिकेट होता होगा कि गाढ़ापन, ठीक, कितना गाढ़ा है। तो नॉर्मली देखो अपन क्या करते हैं, तनु विलयन क्या होता है, विलयन वह विलयन होगा जिसमें विलय की मात्रा क्या हो, कम होती है, ठीक है। नॉर्मली देखेंगे ना अपन तनु और सांद्र, ये अपन कंपेयर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये मैं दो कंटेनर बनाता हूँ आपको, सिंगल में आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा तनु होगा और कौन सा सांद्र होगा। इनको एक दूसरे विलयन के सापेक्ष, जैसे दो विलयन है उनके सापेक्ष अपन बता सकते हैं कि कौन सा तनु है और कौन सा सांद्र है। इसमें मैं ये वाटर ही फिल कर लेते हैं, पानी भर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये पानी अपन ने भर लिया है, ये वाटर इसमें भरा हुआ है, ठीक है, पानी है। इसको मैं नाम दे देता हूँ सॉल्यूशंस ए, इसको सॉल्यूशन मान लेते हैं ए। और इस कंटेनर में जो बनेगा भी, वाटर मिला रखा है, सॉल्यूशंस बी, ठीक है। अब सपोज करो इसमें अपन नमक ऐड कर रहे हैं, इसमें भी नमक ही ऐड कर लेते हैं अपन, और इसमें भी अपन नमक ऐड कर रहे हैं, NaCl। अब ध्यान दो, आपने 11th में एक टर्म पढ़ी हो द्रव्यमान प्रतिशत, उसको अपन जानते हैं। या इसमें देखो ये सॉलिड होता है और ये लिक्विड है, तो मैं ऐसा लिख दूँ कुछ जो आप समझ पाओ, 30% W/वॉल्यूम, ठीक है। ये 11th की कंसंट्रेशन वाली शब्दावली है, ये अपन आगे चल के पढ़ लेंगे, इसी चैप्टर में भी पढ़नी है। इसका मतलब ये है, देखो 30% वेट बाई वॉल्यूम, यहाँ पे W का मतलब है भार और आयतन, ठीक है। इस आयतन में उपस्थित जो NaCl है, ध्यान दो एक बात, इसका मीनिंग आपको नहीं पता है तो ध्यान दे लेना। 100 ml, ये मान लो आप 100 ml वाटर में 100 ml पानी है, उसमें क्या है आपका
30 ग्राम क्या है, नमक। इतना सा ध्यान दो, ठीक है। नहीं पता है इस टर्म का तो ऐसे जान लो कि 100 ml अपन ने पानी लिया और उसमें क्या घोल दिया है, 30 ग्राम नमक। इधर बात कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि 100 ml क्या है आपका, वाटर, पानी है, और उसमें अपन ने 40 ग्राम क्या घोल दिया है, नमक, ठीक है। क्या घोल दिया है, नमक। तो अब आपको बताना है कि इसमें तनु विलयन कौन सा होगा और सांद्र विलयन कौन सा होगा। इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, और नहीं भी है तो अब जान लो। तनु विलयन वह विलयन होता है, देखो डेफिनेशन लिखना चले, तनु विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अल्प होती है, और सांद्र विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलय की मात्रा तनु विलयन की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, देखो आपसे कोई पूछे तनु विलयन, तनु विलयन, तनु विलयन, इसका इंग्लिश का शब्द भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है। तनु विलयन, इसका मतलब सिंपल सा ध्यान रखना आप, वह विलयन, ठीक है, वह विलयन, वह विलयन जिसमें जिसमें विलय अल्प मात्रा में होता है, विलय अल्प मात्रा में होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपसे कोई सांद्र विलयन पूछ ले, देखो दोनों को एक दूसरे के सापेक्ष अपन बता सकते हैं तुलनात्मक रूप से, सांद्र विलयन, ठीक है। इसमें अपन कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस बोलते हैं इसमें ना, कंसंट्रेट सॉल्यूशंस या कंसंट्रेट लिख लो, कंसंट्रेट सॉल्यूशंस। तो इसमें आप सिंपल सा लिख सकते हो, वह विलयन जिसमें विलय, विलय क्या होगा, अधिक मात्रा में, विलय क्या होगा, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में, है ना। अर्थात करके आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि तनु विलयन की अपेक्षा क्या होता है, तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, तनु विलयन की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक मात्रा में, इतना सा आप ध्यान रख सकते हो। उसे क्या बोल देंगे अपन, सांद्र विलयन। सिंपल सा ध्यान रखना है। अब देखो आप बता सकते हो दोनों का मतलब, देखो फर्स्ट अपन ने सॉल्यूशन ए लिया, उसमें क्या है, 30 ग्राम नमक है 100 ml, ऐसे देखो इसमें 40 है। तो अब आप बताओ किसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है, सॉल्यूशन ए में या सॉल्यूशन बी में। जैसा कि अब आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें अपन को क्वांटिटी क्या दिख रही है, ज़्यादा। तो देखो इसको क्या बोल देंगे, ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका, सांद्र विलय। इसको क्या बोलेंगे अपन, सांद्र विलय। देखो विलय की मात्रा के आधार पे ही बता रहे हैं अपन, और ये क्या हो जाएगा उसके कंपेरिजन में, तनु विलय। ध्यान रखना है 12th बोर्ड में, आरबीएससी में कई बार डेफिनेशंस पूछ लेता है, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। तो ये आपको पता चला होगा। इसी पे ही अपन ने एक क्लासिफिकेशन तो ये पढ़ा है, तनु एवं सांद्र विलय। ऐसा ही एक और अपन को पढ़ना है, वो अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा ही क्या होगा, एक संतृप्त विलयन, शब्दावली है, ध्यान रखना है आपको, ज़्यादा काम नहीं आएगी। संतृप्त एवं असंतृप्त विलय, ठीक है, असंतृप्त विलय, इनको भी अपन को पढ़ना है, क्या होते हैं बस जान लो, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ध्यान दो एक बार, संतृप्त विलयन इसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इतना सबको ध्यान रखना। जैसा आपने थोड़ा बहुत सुन रखा हो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, वहाँ भी ये शब्दावली थोड़ा सा लिंक करती होगी आपके माइंड को, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे संतृप्त शब्द का मतलब है सेटिस्फाई है, वो संतृप्त हो चुका है, सैचुरेटेड है, अब उसको और किसी चीज़ की नीड नहीं है। जैसे अपन हाइड्रोकार्बन्स में बात करते थे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें और H+ जोड़ा जा सके या हाइड्रोजन जोड़ी जा सके, वो असंतृप्त थे, ठीक है। और संतृप्त क्या था, जिसमें और हाइड्रोजन ना जोड़ी जा सके। सिंपल अपन बात करते थे कार्बन और कार्बन के मिड में अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त में था, अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या था आपका असंतृप्त, क्योंकि यहाँ पे अपन क्या करते थे, हाइड्रोजन जोड़ सकते थे, पर यहाँ अपन नहीं जोड़ सकते थे। बस शब्द वैसे ही हैं, पर यहाँ पे थोड़ा मतलब थोड़ा अलग निकलेगा। ध्यान दो एक बार, यही अपन बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस ए और सॉल्यूशंस बी। ऐसे ही अपन यहाँ पे कंटेनर बनाता हूँ मैं, बस मतलब समझा देता हूँ, डेफिनेशंस बोल देंगे अपन। ये आपका इसमें अपन ने क्या लिया है, पानी लिया है, ठीक है।
पानी है, और पानी यहाँ पे क्या है, ये विलायक मान लो, विलायक है, विलायक क्या ले लिया है अपन ने, जल ले रखा है। सपोज करो इसमें मैं नमक घोलते जा रहा हूँ, ठीक है, ये पानी है आपका और पानी में मैं नमक ही घोलते जा रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये मान लो कि पहले इसमें 10 ग्राम अपन ने क्या किया, नमक घोल दिया, 10 ग्राम नमक इसमें घुल चुका है। ये मान लो 100 ml वाटर ही ले लेते हैं अपन, 100 ml पानी है, उसमें अपन ने 10 ग्राम नमक को घोला। घोलते ही देखो ये आपका विलयन नहीं बना था, तब तक ये अपन ऐड नहीं कर रहे थे, तब तक क्या था, केवल विलायक था वो। अब अपन ने इसमें ये सेकंड पदार्थ इसमें ऐड किया और ये क्या है, आपका विलय है, कम मात्रा में है, इसको अपन घोल रहे हैं, और घोलने के बाद में आपका क्या बन चुका है, विलयन बन चुका है, क्योंकि विलयन में 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। विलयन बन चुका है। तो इस विलयन की कंडीशन ये मानो कि इसमें अपन चाहे 10 ग्राम और अपन, फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में 10 ग्राम और नमक अपन इसमें डाल रहे हैं, और वो भी इसमें क्या हो गया है, घुल चुका है। तो ध्यान देना, फर्स्ट की बात करते हैं। देखो ये ऐसा विलयन बना था 10 ग्राम घोलने के बाद में, इसमें अपन और विलय घोल सकते हैं, मतलब नमक और घोल सकते थे। तो इस टाइप की विलयन को क्या बोलेंगे अपन, असंतृप्त विलयन। पर एक कंडीशन ऐसी आएगी, बार बार करके इसमें 10-10 ग्राम आप नमक बढ़ाते जाओ, घोलते जाओ, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, उस पॉइंट के बाद में उसमें नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसी अवस्था में जो विलयन रहेगा आपका, उसको क्या बोलते हैं अपन, संतृप्त विलयन। ध्यान दे लेना, आप सिंपल सा ध्यान रखना है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में क्या होगा। असंतृप्त विलयन की बात कर ले अपन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ असंतृप्त विलयन, ठीक है, असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, विलय की मात्रा और घोली जा सके, विलय की मात्रा और घोली जा सके, और घोली जा सके, इतना सा ध्यान रखना है। क्या बोल सकते हो आप, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा और अधिक घोली जा सके, उसे क्या बोलेंगे अपन, असंतृप्त विलयन। मतलब वो संतृप्त नहीं हुआ है, उसमें आप चाहो तो और विलय उसमें घोल सकते हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, असंतृप्त विलयन। और बात कर ले अब संतृप्त विलयन की, तो आपको मैं बता रहा था एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में अपन विलय अपन उसमें नहीं घोल सकते। तो संतृप्त विलयन की बात करें अपन, संतृप्त विलयन, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, विलय और अधिक नहीं घोला जा सकता, विलय को अपन और नहीं घोल सकते, उसे क्या बोलेंगे अपन, संतृप्त विलयन। ध्यान रखना है, ये दोनों बातें अपन कर रहे हैं स्थिर ताप पे, ये आपके 12th में है, तो ध्यान रखना है। एक शब्दावली कभी कभी आपको और सुनने को मिले, अति संतृप्त विलयन। देखो ये वाली शब्दावली, अति संतृप्त विलयन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, क्या है, अति संतृप्त सॉल्यूशंस। तो मोस्टली तो ये सामान्य जो अपन एक स्थिर ताप लेते हैं, उस ताप पे अपन ये सॉल्यूशंस बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ध्यान दो कि अति संतृप्त मतलब उसमें आप विलय बहुत ही ज़्यादा घोल चुके हो, उससे ज़्यादा तो वो घुल ही नहीं सकता। नॉर्मल कंडीशंस में तो आप उसे ही बोल दोगे असंतृप्त विलयन, जिसमें और विलय ना घोला जा सके, एक सामान्य ताप पे बात हो रही है। पर अपन क्या करें, देखो टेम्परेचर बढ़ाएं, तापमान बढ़ाएं, तापमान बढ़ाने से क्या होता है कि विलय की और मात्रा उसमें घुल सकती है, क्योंकि जो आपका द्रव है, मोस्टली अपन बात कर रहे हैं द्रव्य विलयन की, इसमें लिक्विड ले रखा है अपन ने विलायक, उसको अपन हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, हीट करने से जो पानी था या द्रव है, उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर हो जाएंगे, और उनके बीच में जो अंतरावकाश होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और अंतरावकाश बढ़ जाता है तो उसके अंदर आपके नमक के कण या पार्टिकल्स और आ सकते हैं, उनके लिए स्पेस अवेलेबल हो जाता है। इस कारण सामान्य ताप पे तो आपका अति संतृप्त विलयन अपन नहीं बना सकते हैं, या ये मान लो कि तापमान बढ़ाएंगे अपन, इंक्रीज करेंगे ताप, तब ही आपका क्या होगा, अति संतृप्त विलयन बन सकता है। जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो इसमें से विलय के कण अवक्षेपित होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसको अपन पढ़ते ही नहीं है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जो मैं अभी ये बात कर रहा था उसको आप समझ सकते हो। जैसे यही अपन बात करें, देखो ये लिक्विड है आपका, वाटर है, ठीक है, कैसे ये घुलता है, उस फिनोमेना को समझ लो तुम। जैसे देखो अपन ने NaCl को इसमें डाला, तो देखो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जैसे सॉलिड में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ये ठोस के स्ट्रक्चर्स है, इसमें कोई गैप नहीं होता है, बहुत ही कम गैप होता है, ना के बराबर। ऐसे अपन लिक्विड की बात कर ले तो इसमें थोड़ा गैप रहता है, ठीक
ठीक है। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है तो इसके बीच में एक गैप बन गया, ये वाला हिस्सा गैप बन गया ना, तो ऐसा ही इस पानी में आप इसको जूम करके देख सकते हो, ऐसा है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स 1 है, ये वाटर मॉलिक्यूल सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो इनके बीच में थोड़ा सा क्या होता है, स्पेस होता है। ये स्पेस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही बार से आप इसमें डालोगे वो इस स्पेस में आता जाएगा और घुलता जाएगा। इसी वजह से देखो नमक घोलते हैं अपन, तो वाटर लेवल फिक्स कर लो आप गिलास में, बिल्कुल फिक्स किया, उसमें 1 चम्मच अपन ने नमक डाला तो वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा, उसी लेवल पे वाटर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, पर वो एक लिमिट तक होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाले नमक के पार्टिकल्स इसमें आके घुल मिक्स हो जाते हैं, स्पेस में चले जाते हैं। अब नॉर्मली कंडीशंस ये थी, अब जैसे अपन इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कंडीशंस बन जाएगी कि एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये वाला गैप ज़्यादा हो गया ना, तो इस गैप में आपका विलय जैसे नमक आपका और ज़्यादा घुल सकता है। तो ये आपको पता चला होगा क्या है, एक बार फिर मैं इसको समराइज करता हूँ। विलयन का वर्गीकरण, विलय की मात्रा के आधार पर अपन बात करें तो अपन ने देखा है क्या होते हैं, मेनली 2 प्रमाण में डिवाइड किया है, तनु और सांद्र विलयन, इनको सापेक्ष अपन परिभाषित करते हैं। तनु विलयन क्या होगा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अल्प होती है, उसे तनु विलयन, और वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अर्थात तनु विलयन से ज़्यादा होती है, उसे क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। ऐसे ही अपन बात करें संतृप्त और असंतृप्त विलयन जाना है। संतृप्त विलयन वो होगा जिसमें विलय की मात्रा और ना घोली जा सके, असंतृप्त वो होगा जिसमें विलय की मात्रा अपन और घोल सके। और एक अति संतृप्त आपको बताया स्पेशल केस, वो नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी अपन वो बना सकते हैं, टेम्परेचर जैसे ही कम होगा विलय अवशेपित होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर सेकंड आधार अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड आधार देखेंगे अपन, सेकंड आधार की बात कर लेंगे। तो ये मान लो जो आपका विलायक है, विलायक की भौतिक अवस्था, ठीक है, इतना सा ध्यान रखो, विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर ये अब अपन को जानना है। तो है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो मेजरली इसमें विलयन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। उसको सिंपली आप ध्यान दो एक बार, देखो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट आप नंबर दे सकते हो गैसीय विलयन, ठीक है, गैसीय विलयन। दूसरा आपका द्रव विलयन या द्रव्य विलयन, द्रव विलयन या द्रव्य विलयन। और थर्ड है आपका ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन और आपका ठोस विलयन। इसको आप द्रव भी बोल सकते हो ना, इसको गैस भी बोल सकते हो। अब ध्यान दो किसके बेसिस पे, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ये ध्यान देना, कितने होते हैं, 3 प्रकार के। पहला है गैस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा क्या है आपका ठोस विलयन। सिंपल सा ध्यान रखना है, गैसीय विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी, यहाँ पे गैस, बस ध्यान दे देना है, क्या होगी भौतिक अवस्था, गैस। साथ में ध्यान रखना है विलय आपका क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, विलय आपका गैस अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और आपका ठोस अवस्था में भी हो सकता है। इतना सा ध्यान। ऐसे ही बात कर ले इसकी, तो द्रव अवस्था में है तो विलायक किस में होगा आपका, विलायक की बात करें तो विलायक क्या होगा आपका द्रव, और विलय क्या हो सकता है आपका, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही बात कर ले ठोसीय विलयन, तो विलायक किस अवस्था में होगा, विलायक की बात करें तो विलायक कंपलसरी है किस में रहेगा, ठोस अवस्था में। विलायक किस में रहेगा, ठोस अवस्था में। बाकी आपका जो विलय है, विलय है आपका, वो आपका क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और आपका गैस भी हो सकता है, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल्स को अपन आगे देखेंगे। जो थर्ड आपका वर्गीकरण का आधार रहेगा उस पर मैं इनके एग्जाम्पल्स भी करवा दूंगा। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट, अपन डेफिनेशंस की बात करें तो देखो गैसीय विलयन, सिंपल सा आपको डिफाइन करते समय क्या ध्यान रखना है, वह विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में एवं विलय गैस द्रव ठोस अवस्था में उपस्थित हो, उन्हें क्या बोलते हैं अपन, गैसीय विलयन। ऐसे ही द्रव्य विलयन की बात कर ले तो वह विलयन जिसमें विलायक क्या हो, द्रव अवस्था में उपस्थित हो। थर्ड है आपका ठोस विलयन, तो वह विलयन जिसमें
आपका विलायक ठोस अवस्था में उपस्थित हो और विलय आपके तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकते हैं, उसे ठोस विलयन बोलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक चल रहे हैं, थोड़ा सा इनको अब ध्यान दो। देखो इसी बेसिस पे यहाँ पे अपन 3 पेयर बना सकते हैं ना। जैसे देखो इनको 3 टाइप के होते हैं, ये क्या होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। ये भी आपके क्या होंगे 3 प्रकार के, और लास्ट वाले भी क्या होते हैं आपके 3 प्रकार के। ये वाले विलयन क्या होंगे 3 प्रकार। देखो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन बात करें जो आपका गैस और गैस गैस विलयन, फर्स्ट लिख रहा हूँ विलय को इंडिकेट कर रहा है और बाद में लिख रहे हैं जो विलायक। देखो गैस यही विलायक तो क्या होना चाहिए आपका गैस, तो तीनों में आप गैस बना सकते हो, गैस और ये भी आपका गैस। तो देखो यहाँ पे आप द्रव कर सकते हो और यहाँ पे आप ठोस कर सकते हो। तो ये 3 टाइप के बन सकते हैं इसके। जैसे इसमें गैस गैस, विलय भी गैस और विलायक भी गैस, विलय आपका द्रव और विलायक गैस, और विलय आपका ठोस। ऐसे ही 3 इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे। अब आगे चल के अपना थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जो उदाहरण होंगे उनसे क्या आते हैं आपके छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट देखते हैं अपन, कंप्लीट ही रफ करता हूँ इसको। अब देखो थर्ड आपका वर्गीकरण है वो क्या है, विलय व विलायक। विलय व विलायक, विलय व विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, तो तीसरा वर्गीकरण विलयन का किस पे आधारित रहेगा, विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। यही आपका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्या आते हैं छोटे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं आरबीएससी बोर्ड में। तो इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट तो यही है, पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार क्या है आपने जान लिया है और कुछ नहीं है। देखो अपन एक टेबल फॉर्मेट में बात करेंगे, उदाहरण काम के हैं विलयन। ठीक है, विलयन का प्रकार, विलयन का प्रकार। ठीक है, या चलो ऐसे लिख देते हैं विलयन का प्रकार। ये टेबल फॉर्मेट में लिखेंगे, ये काम का है। इसके बाद में देखो विलय की भौतिक अवस्था, ये ले लेते हैं अपन, विलय की भौतिक अवस्था, या इसको शॉर्ट में लिख देते हैं विलय की भौतिक अवस्था। और थर्ड लिखते हैं अपन विलायक की भौतिक अवस्था। क्या है, विलायक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। ठीक है, विलायक की भौतिक अवस्था। और लास्ट अपना क्वेश्चन रहेगा इसका उदाहरण। क्या है, एग्जाम्पल। उदाहरण आपके काम के हैं। क्या है, उदाहरण आपके थोड़े काम के रहने वाले हैं। तो फर्स्ट अपन बात करें इसमें, ये अपन लिख सकते हैं गैसीय विलयन। ठीक है, ये मैं आपको बस वैसे ही क्लासीफाई कर रहा हूँ, टाइप आपके इधर आएंगे गैसीय विलयन। चलो इसको थोड़ा सा मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। ये आपका क्या है, गैसीय विलयन। ठीक है, इसमें भी अपन 3 कैटेगरी में किए थे, 1, 2 और आपका 3। ठीक है, 3 प्रकार के हो सकते हैं। देखो अब देखो फर्स्ट है आपका गैसीय विलयन है, ये आपने पढ़ लिया है। तो इसमें विलायक क्या रहेगा आपका गैसीय अवस्था में। तो विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी आपकी गैस। विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी गैस। विलायक की भौतिक अवस्था क्या होगी गैस। 3 बनाए 1, 2, 3। और विलय क्या है, देखो यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशंस बनाए थे, गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है और आपका ठोस हो सकता है। ठीक है, तो 3 प्रकार तो ये हो गए। इसके बाद में 4th नंबर को मैं 4th ना देख के फर्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं द्रव विलयन। ये बस दोनों क्लासिफिकेशन साथ हो जाएंगे। इसमें देखो फर्स्ट में क्या रहेगा, अब द्रव विलयन है, इसको भी मैं 3 में डिवाइड कर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और ये आपका थर्ड। ठीक है, तो देखो द्रव विलयन है, इसी से आप डिफाइन कर लो द्रव विलयन। विलायक क्या होगा इसमें द्रव अवस्था में, विलायक क्या होगा आपका द्रव। तीनों केस में क्या होगा द्रव, क्या होगा द्रव। अब विलय को आप चेंज करते जाओ तीनों कंडीशंस में, यहाँ पे गैस, यहाँ पे आपका द्रव और यहाँ पे आपका ठोस। हो गया। ऐसे ही अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड आपका ये लिख सकते हो आप ठोस विलयन। क्या है ठोस विलयन। ठोस विलयन में भी मैं डिवाइड ना करके 1, 2, 3 कर रहा हूँ, 2 और ये आपका 3। ठीक है, 3 हो गए। तो ठोस विलयन वह विलयन होता है जिसमें विलायक क्या होगा ठोस अवस्था में, ठोस और थर्ड भी आपका ठोस। हो गया, ठोस सारे ठोस में चल रहे हैं आपके। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं ठोस में भी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा गैस, यहाँ पे क्या होगा द्रव और यहाँ पे क्या होगा ठोस। ठीक है, कॉम्बिनेशंस आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे, आप इनको देख सकते हो थोड़ा सा।
ये अपनी एक टेबल बन चुकी है। इस फॉर्मेट में ही थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना है आपको, और इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इस तरीके से ये आपकी टेबल आपको बनती हुई दिख रही है, ठीक है। इस टेबल को थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल्स के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। ये टेबल आपकी बन चुकी है। एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आता है। देखो फर्स्टली अपन बात कर लें यहाँ पे, तो देखो फर्स्ट गैस या विलियन। अब ऐसी कोई कंडीशन सोचो, पहले अपन वो एग्जाम्पल सारे लिखेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। देखो गैस को गैस में घोल रहे हैं, जैसे आप ये बोल सकते हो O2 व N2 का मिश्रण बोल सकते हैं, या बोल सकते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, ठीक है। या इसमें आप बोल सकते हो वायु, जो आपका वायु होता है उसमें बहुत सी गैसेज होती हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल हो गई, गैस गैस विलियन। इसको आप ये भी बोल सकते हो गैसीय विलियन या गैस गैस विलियन। विलय भी क्या है, गैस, और विलायक भी क्या है, गैस। विलय भी और विलायक दोनों ही क्या है, गैस। तो आप नॉर्मली देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ऑक्सीजन गैस। तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन गैस का मतलब ध्यान रखना, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, विलायक, ऑक्सीजन क्या है, विलय। वैसे भी आप देख सकते हो एनवायरनमेंट में, वायुमंडल में 78% के आसपास क्या है आपका, नाइट्रोजन। तो अधिक मात्रा में हो गया, ऑक्सीजन कितना है, 21%। तो ध्यान रखना। सेकेंड देखो, इसको द्रव घुलेगा किसमें, गैस में। सोचो कोई एग्जाम्पल, इसका द्रव हो और वो किसमें हो, गैस में। इसकी बात कर सकते हैं जो क्लोरोफॉर्म, आपने नाम सुना हो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना है। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो कि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म। ये आपका एनसीईआरटी का क्या है, एग्जाम्पल। जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो द्रव है, नाइट्रोजन में डिजोल्व है। ये नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो वायुमंडल में जलवाष्प, या वायु में जलवाष्प, ठीक है। पानी होगा आपका वायु में, नमी बोल सकते हो ना, विद्रव है पानी। ठोस गैस में आपने एक नाम सुना होगा N2 में, नाइट्रोजन गैस में कपूर, कपूर, ये इसका एग्जाम्पल, कपूर होता है आपका वो। इसके बाद में सेकेंड के अपन एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। सेकेंड देखो यहाँ पे, गैस को किस में घोल दो आप, द्रव में। तो इसका ध्यान रखना है, सोडा वाटर। क्या है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्या है, सोडा वाटर। या सोडा वाटर क्या होता है, पानी के अंदर CO2 गैस, ये ध्यान रखना, जो आपने देखा भी होगा सोडा वाटर, वाटर CO2 प्लस वाटर। या कोल्ड ड्रिंक्स भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जो आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, मृदु विलय पेय पदार्थ, मृदु पेय पदार्थ हिंदी में बोलते हैं, जो आपका कोल्ड ड्रिंक होता है, ठीक है, जो ठंडा बोलते हैं अपन, वो भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। द्रव में द्रव, देखो पानी है आपका विलायक, उसमें एल्कोहल आप घोल दो, तो सिंपल सा ध्यान रख लेना, इसका एग्जाम्पल क्या है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एल्कोहल प्लस जल, एल्कोहल और जल का मिश्रण। इसके बाद में ठोस द्रव, ये तो आपको पता ही है कॉमनली, नमक का जलीय विलयन बोल सकते हो, नमक, या आप बोल सकते हो शर्करा, है ना, जो भी लेना चाहो, नमक या शर्करा का जलीय विलयन, जलीय विलयन। या इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो, NaCl प्लस वाटर भी हो सकता है, दूसरा आप लिखना चाहो तो शर्करा प्लस पानी भी हो सकता है, शर्करा प्लस जल। ऐसे ही अपन बात कर लें, ठीक है। तीसरा ठोसीय विलयन, इसके एग्जाम्पल्स भी आप ध्यान रख सकते हो। गैस को किस में घोल दो, ठोस में। ये कहीं ना कहीं देखो आपने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा हो 11th क्लास में, अपन वहाँ पे लेते थे निकल, पीटी और पेटी, मेटल्स होती थी आपकी, उनमें क्या थी, शोषित हो जाए आपकी हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है पैलेडियम, पैलेडियम पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, ये अधिशोषण बोल सकते हैं, फिर अवशोषण, ठीक है। उसके बाद में ठोस में गैस, ठोस है उसमें क्या हो जाए आपका द्रव, ठोस पदार्थ है उसमें द्रव। तो ये क्वेश्चंस आया हुआ है और ध्यान दे लेना, क्या क्वेश्चंस है, बार बार हो सकता है। धातु अमलगम, ये बोल सकते हो आप, धातु अमलगम, इसमें भी आप ध्यान रखना, जो मरकरी, मरकरी सोडियम में है ना, मरकरी का सोडियम अमलगम भी बोल सकते हो आप, ध्यान देना, है ना।
मरकरी किस में डिजोल्व होगी, मरकरी क्या है यहाँ पे लिक्विड, मरकरी किस में होगा, सोडियम में क्या होगा, डिजोल्व होगा। ठीक है, और धातु अमलगम सिंपल सा ध्यान रखना है, कोई भी मेटल्स हो सकती है और मरकरी हो सकता है, Hg, उसको क्या बोलते हैं अपन, धातु अमलगम। जैसे सोडियम अमलगम, क्वेश्चन ध्यान रखो, सोडियम अमलगम यही है आपका, सोडियम अमलगम, धातु का नाम आ गया, और जिंक के लिए सोडियम अमलगम। ऐसे जिंक हो तो जिंक अमलगम, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इतना भी ध्यान रखना है कि मरकरी किस में है, सोडियम में। तो सोडियम अमलगम भी किसका उदाहरण है, आपका द्रव ठोस विलयन का, ठोस ठोस विलयन। तो यहाँ पे आप इसके उदाहरण मिश्र धातु लिख सकते हो, मिश्र धातु या अलॉय बोल सकते हो, जो अलॉय होती है मिश्र धातु, जैसे आपका पीतल है, पीतल, इसका एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो आप, पीतल इसका एग्जाम्पल्स हो सकता है, क्या हो सकता है, पीतल, जिसमें क्या होता है, जिंक और कॉपर दोनों होते हैं, 80% कॉपर और 20% क्या होता है उसमें, जिंक होता है। तो ये अपन ने डिस्कस। अगर इसमें आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो ठोस वाला, ठोस ठोस का एग्जाम्पल्स आप ये लिख सकते हो, जैसे ठोस और ठोस, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब अलॉय होते हैं, अलॉय बोलते हैं उन्हें अपन। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स आपका क्या हो जाएगा, पीतल, और पीतल में अपन लिख सकते हैं किसका बना होता है, जिंक प्लस कॉपर, इन दोनों मेटल्स को आप मिक्स कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका पीतल बनेगा। इसमें परसेंटेज भी आप ध्यान रख सकते हो, 80 और 20% का रेशियो होता है, जिंक आपका 20% होना चाहिए और कॉपर 80%। तो ध्यान दे लेना, धातु अमलगम का एग्जाम्पल्स आपका सोडियम अमलगम भी है। इस केसेस का आप एग्जाम्पल्स की बात करो तो सोडियम अमलगम भी बोल सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।